इनको देख लेते हैं, क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं। तो दो तरह से स्टडी करते हैं सॉइल को, एक पेडोलॉजी और दूसरा इडेफोलॉजी है। देखो दो लोग हैं, एक होता है फार्मर जो कि सॉइल का यूज करता है अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस पर अपनी फसल को उगाता है और उसके लिए यूज करता है सॉइल का। और दूसरा होता है इंजीनियर, ये सॉइल का यूज कैसे करता है, मिट्टी का यूज करता है रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, ठीक है। तो ये अपने तरह से यूज करता है सॉइल का, ठीक है। अब ये दोनों स्टडी अलग अलग करेंगे सॉइल का। फार्मर जो स्टडी करेगा वो इन स्टैंड पॉइंट ऑफ क्रॉप, ठीक है, फूड के लिए किस तरह से यूजफुल होगा सॉइल, उसको स्टडी करेगा। तो ये जो स्टडी होती है ये कहलाती है इडेफोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। और इंजीनियर जिस तरह से स्टडी करेगा सॉइल को उसको कहते हैं हम पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, ऑरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल, ठीक है, ये चीजें हैं। इस तरह से अगर याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। और फार्मर कैसे स्टडी करता है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स, कि प्लांट्स के लिए किस तरह से यूजफुल है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज अ, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपके पास, तो आपको भरना होता है नेचुरल बॉडी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट क्यों, क्योंकि इस पर प्लांट रह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसलिए ये नेचुरल हैबिटेट है। और नेचुरल बॉडी क्योंकि इसका हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, हाईवेज में, ठीक है। तो ये होती है पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। क्वेश्चंस आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब देखो, एक होता है ऑर्गेनिक सॉइल, एक होता है मिनरल सॉइल। अब देखो ये एक सॉइल है, ठीक है। अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है ये डिटरमिन करेगा कि ये ऑर्गेनिक सॉइल है या फिर मिनरल सॉइल है। अगर 20% से ज्यादा है इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो फिर ये कहलाएगा ऑर्गेनिक सॉइल, और अगर 20% से कम है तो ये कहलाएगा मिनरल सॉइल, ठीक है। फिर मिनरल सॉइल में जो इसमें मिनरल्स होंगे वो इसके प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करेंगे। अब ऑर्गेनिक सॉइल में भी अगर 20% से ज्यादा है बट 30% से कम है तो फिर ये लो क्ले कंटेंट होता है, ठीक है। और 30% से ज्यादा है और 60% तक है, मैक्सिमम 60% तक ही होता है, तो फिर इसको कहते हैं हाई क्ले कंटेंट ऑर्गेनिक सॉइल, हाई क्ले कंटेंट ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक सॉइल और मिनरल सॉइल। अब देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां मैं एक फिगर बना रहा हूं। देखो ये एक सॉइल है, ठीक है, मास है, सॉइल मास। इसमें 50% जो होता है वो सॉलिड होता है, मतलब मिट्टी होता है, और बाकी पोर होते हैं खाली। और पोर में क्या भरा होता है, पानी या फिर हवा। कितना भरा होता है, तो 20 से 30% होता है एयर और 20 से 30% होता है वाटर, ठीक है। दोनों मिलाकर 50% होते हैं। और जो सॉलिड होता है इसमें 45% होता है मिनरल सॉइल, और ये जो 5% होता है ये होता है सिर्फ ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज बच जाता है, लॉ ऑफ मिनिमम, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। ये एक सॉइल है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, जो भी है, ठीक है, एनपीके है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट इसमें कम हो जाता है एन, इसकी मात्रा बहुत ही कम है, बाकी जो फास्फोरस है, पोटासियम है, ये सफिशिएंट है, या कहें कि बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर एक भी अगर इसमें कम हो गया तो दिस सॉइल इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। और क्या करेगा, ये खेत को बैरन बना देगा, जो जमीन है उसको बैरन बना देगा अगर एक भी न्यूट्रिएंट इसमें कम हुआ तो। सारे सफिशिएंट होने चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतनी होनी चाहिए। अगर एक भी मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो गया तो फिर ये बैरन बना देगा लैंड को। इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, और ये लॉ दिया गया था वॉन लिबिक के द्वारा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए और इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम सॉइल प्रोफाइल और हॉरिजॉन्स के बारे में। ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के एग्जाम में। तो एक मैं फिगर बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखना, थोड़ा क्लियर होगा कि किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये अर्थ है हमारा गोल जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। अब देखो सालों से इस पर कई लेयर्स जमा हो रहे हैं मिट्टी बन बन के, ठीक है। तो ये पहला लेयर हुआ, उसके बाद हुआ दूसरा लेयर, उसके बाद तीसरा लेयर, चौथा लेयर, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है इस पर हम रहते हैं, ठीक है। हम मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है इसको कहते हैं ओ। उसके बाद वाला जो लेयर होता है उसको कहते हैं ए।
उसके बाद वाला लेयर होता है उसको कहते हैं बी, उसके बाद आता है सी, और सी के नीचे होता है, इसको कहते हैं पेरेंट मटेरियल या फिर बेडरॉक कहते हैं। अब ये लेयर्स हैं, इसको कैसे समझोगे? देखो, आपने देखा होगा कभी कभी जब खुदाई होता है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो देखो ऊपर में क्या होता है, खुदाई करना आसान होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो खुदाई करना मुश्किल हो जाता है और फिर नीचे पत्थर वगैरह मिलने लगते हैं। तो यही जो लास्ट में ये जो बच जाता है, पत्थर जब मिलने लगते हैं, तो ये पोर्शन होता है पेरेंट मटेरियल। ठीक है, हालांकि इतनी अंदर तक खुदाई बहुत मुश्किल है, ठीक है, फिर भी समझने के लिए इसको समझ लो। ठीक है, तो जो लास्ट में पत्थर मिलते हैं इसको पेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो यही खुदाई आपको याद रखना है कि हम जैसे जैसे लेयर्स को पार करते जाते हैं तो खुदाई करना मुश्किल होता जाता है। सबसे ऊपर ओ में जब खुदाई करते हैं तो बहुत आसान होता है, तो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम ओ कहते हैं। अब देखो इसी फिगर को मैं बना रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा समझने में आसानी होगा आपके लिए। सबसे ऊपर ओ हो गया, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और नीचे में पेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, तो देखो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है ये सारे लेयर्स ओ ए बी सी प्लस पेरेंट मटेरियल। ठीक है, इसको कहते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। सोलम क्या होता है? सिर्फ ये लेयर्स ओ ए बी एंड सी, अगर लेयर्स देखें जो कि ऊपर है पेरेंट मटेरियल के, तो इनको कहते हैं हम सोलम। और ये जो इंडिविजुअल लेयर्स हैं ओ ए बी और सी, इनको कहेंगे हम हॉरिजॉन्स। ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, ये सारे हॉरिजॉन है। ठीक है, तो आपने देख लिया सॉइल प्रोफाइल क्या है। सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है हॉरिजॉन्स प्लस पेरेंट मटेरियल। सोलम क्या होता है? सोलम, अगर सारे हॉरिजॉन्स को हम एक साथ बोलें तो इनको कहते हैं सोलम। हॉरिजॉन्स क्या है? ये सारे इंडिविजुअल लेयर्स। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं हॉरिजॉन्स के बारे में। एक बार फिर से फिगर बनाता हूं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। देखो, सबसे ऊपर हो गया ओ, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद नीचे होता है पेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो ओ के ऊपर हम सब रहते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, ये मरते हैं, सड़ते गलते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है ओ, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, क्योंकि जो भी मर के सड़ के गल के मिल रहे हैं तो सबसे ज्यादा ओ में मिलेंगे, है ना। तो ओ जो होता है ये होता है ऑर्गेनिक हॉरिजॉन। यहाँ लिख भी रखा है मैंने, देखो ऑर्गेनिक हॉरिजॉन। ओ को ऑर्गेनिक हॉरिजॉन कहते हैं। उसके बाद आता है ए। ए होता है ये मिनरल हॉरिजॉन होता है, सबसे ज्यादा इसमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ए का नीचे वाला लेयर होता है, ठीक है, यहां तक पूरा ए है, तो ए का जो नीचे वाला लेयर है ये, इसको कभी कभी A2 भी कहा जाता है या फिर ई भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है A2, ये सबसे ज्यादा एलुविएशन वाला पोर्शन होता है, मैक्सिमम एलुविएशन वाला पोर्शन होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में एलुविएशन क्या होता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सिस्क्यू ऑक्साइड्स, ह्यूमस, ये सारे नीचे आ जाते हैं पानी के साथ। ठीक है, वॉश आउट होते हैं ऊपर में ए में, और फिर बी में इनका डिपोजिशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है। तो सबसे ज्यादा एलुविएशन होता है वो A2 में होता है, ए हॉरिजॉन के नीचे वाले लेयर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मैक्सिमम एलुविएशन वाला हॉरिजॉन कौन सा है, ठीक है, और ऑप्शन में अगर ओ ए बी सी सिर्फ है तो आपको ए टिक करना है। ठीक है, लेकिन अगर ओ ए बी और साथ में A2 या फिर ई दिया हुआ है तब आपको A2 या ई टिक करना है। ठीक है, तो ए हो गया मिनरल हॉरिजॉन, और A2 जो लोअर पोर्शन है ए का, ये मैक्सिमम एलुविएशन वाला पोर्शन है। अब देखो बात करते हैं बी की। तो बी का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये ट्रांजिशन लेयर होता है ए और बी के बीच में, या A2 और बी के बीच में, इसको कभी कभी कहते हैं ए बी या फिर ई बी। ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज ज्यादा क्लोज होते हैं ए के, ना कि बी से क्लोज होते हैं। तो ये बस एक ट्रांजिशन लेयर है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है बी। तो बी सबसे ज्यादा इलुविएशन वाला पोर्शन है, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है। ए से वॉश आउट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स और आके बी में
डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है वो बी में होता है। तो ये मैक्सिमम इलुविएशन वाला लेयर है, मैक्सिमम इलुविएशन वाला हॉरिजॉन है। उसके बाद आता है सी। तो सी की कोई बहुत खासियत नहीं है, बट फिर भी देखो क्या होता है, इसके नीचे जो है पेरेंट मटेरियल है, जिससे टूट टूट कर ये सारे हॉरिजॉन्स बने हैं। ठीक है, तो जो सी होता है ये लीस्ट विदर्ड वाला होता है, सबसे ज्यादा विदरिंग हुआ तो वो ओ बन जाता है। तो अभी ये टूट टूट कर बन ही रहा है, ठीक है, विदरिंग अभी हो ही रहा है, तो ये लीस्ट विदरिंग वाला पोर्शन होता है सी। और जैसे जैसे आपने देखा खुदाई होता है, नीचे जाते हो तो पत्थर मिलते जाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा जो सी है ये सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सी की, है ना, क्योंकि ऊपर तो मिट्टी वगैरह होते हैं, बहुत लूज होते हैं, और ये सबसे ज्यादा टाइट होते हैं, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सी की होती है। और ये अनकंसोलिडेटेड होता है और लीस्ट विदर्ड होता है, ये सारी चीजें हैं सी के बारे में। तो ये आपने देख लिया सॉइल प्रोफाइल के बारे में, सोलम को समझ लिया, हॉरिजॉन्स कौन कौन से हैं, किसको कहते हैं और किसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने आपको एक रफ ओवरव्यू दे दिया। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के ऊपर। तो ये सारे हैं जो एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। तो इनको आप अपने दिमाग में बिठा लो, एक ओवरव्यू ले लो, और हो सके तो अपने नोटबुक में लिख लो, ताकि आपको पता चलते रहे कि इसके बाद कौन सा आने वाला है। तब अच्छे से आप चीजें कोरिलेट कर पाओगे, याद रहेंगी। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है सॉइल टेक्सचर। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल टेक्सचर होता क्या है। सपोज कि एक बर्तन है और इसमें मिट्टी भरा हुआ है, ठीक है, और इसके मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब देखो, इसमें तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले होता है सैंड, फिर होता है सिल्ट, और फिर होता है क्ले। ये तीनों पार्टिकल्स हैं। फर्क क्या है इनमें? फर्क बस साइज का होता है। क्ले सबसे छोटा होता है, सिल्ट क्ले से बड़ा होता है बट सैंड से छोटा होता है, और सैंड सबसे बड़ा वाला पार्टिकल होता है। आगे मैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा इनका एक्चुअल साइज क्या होता है, साइज रेंज क्या होता है, कहां से कहां तक में इनका साइज ले करता है। ठीक है, तो सब इसमें हो गया पार्टिकल्स हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। अब सपोज कि 100 पार्टिकल्स हैं, 100 ही नहीं होंगे, बहुत होंगे, करोड़ों होंगे, बट सपोज कि 100 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इसमें सैंड है 50, हम मान रहे हैं, ठीक है, सिल्ट है 30 और क्ले है 20, सब मिला के हो गए 100। ठीक है, अब ऐसा ही एक दूसरा बर्तन है, ठीक है, इसमें भी मिट्टी है, इसके भी छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें भी 100 पार्टिकल है मान लो, ठीक है, इसमें सैंड है 25, सिल्ट है 45, ठीक है, क्ले कितना हो जाएगा 30, ये भी सारे मिला के हो जाएंगे 100। अब देखो क्या है, दोनों में 100 पार्टिकल्स, लेकिन इसमें रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले जो है वो अलग अलग है। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ये हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, कुछ सैंड है, कुछ सिल्ट है, कुछ क्ले है। तो इनका देखो, एक में 50 सैंड है, 30 सिल्ट है, 20 क्ले है, दूसरे में फिर अलग अलग है इनका रेशियो। तो ये जो रेशियो है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के कंपैरिजन में है, ये 30 है तो ये 50 है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन। तो ये जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है, इसी को कहते हैं हम सॉइल टेक्सचर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये निकालते कैसे हैं कि इसका सॉइल टेक्सचर क्या है, रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है सैंड का, सिल्ट का, क्ले का। तो ये मैकेनिकल एनालिसिस हम करते हैं हाइड्रोमेट्रिक मेथड से। इस मेथड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से आप पढ़ना चाहो तो किसी भी बुक में पढ़ सकते हो, हर जगह दिया हुआ है, नेट से पढ़ सकते हो। ठीक है, पिक्नोमीटर वगैरह का यूज करके करते हैं। तो हाइड्रोमेट्रिक मेथड से सॉइल टेक्सचर निकालते हैं। ठीक है, आपको बस मेथड का नाम याद रखना है, एग्जाम में आपसे इस मेथड का नाम पूछता है। डिस्क्राइब करने नहीं बोलेगा, हाइड्रोमेट्रिक मेथड को डिस्क्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले है, ये सॉइल टेक्सचर कहलाता है, और इसको हम हाइड्रोमेट्रिक मेथड से निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है इन पार्टिकल्स का, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए बताए थे मैंने, तो इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, स्टोन किसको बोलेंगे, सैंड किसको बोलेंगे, सिल्ट किसको बोलेंगे, क्ले किसको बोलेंगे। तो ये पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम करते हैं। अब देखो, मैं एक यहाँ पे चार्ट बना रहा हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन है, इसमें देखो यहां है 20 mm, उसके बाद है 2 mm, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.02, और उसके बाद है 0.002, बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो, जो 20 mm से बड़ा होगा उसको कहेंगे हम स्टोन,
ठीक है। 2 से 20 के बीच में जो होगा, 2 mm से 20 mm जिसका साइज होगा इन पार्टिकल्स का, तो इनको कहते हैं हम ग्रेवल। ठीक है। उसके बाद जो भी इसके नीचे हैं, इन सब को हम फाइन अर्थ कहते हैं। अब फाइन अर्थ भी कई तरह के हैं, जो 0.2 से 2 हैं, तो इनको कहते हैं हम कोर्स सैंड। 0.02 से 0.2 है, मतलब यहां से यहां तक, तो इसको कहते हैं हम फाइन सैंड। अब जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछता है वो सिल्ट के बारे में पूछता है, ये वाला पोर्शन 0.002 से 0.02, इसको कहते हैं हम सिल्ट। ठीक है। और इसके नीचे जो होगा 0.002 से भी जो नीचे होगा, इसको कहते हैं हम फिर क्ले पार्टिकल। ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है याद रखना, सब में बस एक पॉइंट बढ़ते जा रहा है। 20 था, इसमें एक पॉइंट लग गया तो 2 हो गया, फिर 2 में फिर एक पॉइंट लग गया तो 0.2 हो गया, फिर एक पॉइंट लग गया तो 0.02 हो गया, फिर 0.002 हो गया। तो पॉइंट का डिफरेंस है, 0 बढ़ता जा रहा है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, और भी कई तरह के क्लासिफिकेशन है, बट ये एग्जाम में हमेशा आपसे पूछता है। चलो अब बच गया टेक्सचरल क्लासेस, इसको एक बार देख लेते हैं। टेक्सचरल क्लासेस में एक ट्राइंगल होता है और इसके बहुत सारे रीजन्स बटे हुए हैं, जैसे देखो क्ले है, क्ले लोम है। तो सॉइल का टाइप क्या होगा बेस्ड ऑन टेक्सचरल क्लासेस, वो इस ट्राइंगल से डिटरमिन करते हैं हम। कैसे, वो देखते हैं। चलो मैं एक बार और ट्राइंगल बनाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो यहां पे है, ये परसेंटेज क्ले है, तो यहाँ क्ले होता है। ठीक है। क्ले यहां होता है 0 और यहां होता है 100%। ठीक है। फिर यहां पर देखो सिल्ट है, तो ये पोर्शन होता है सिल्ट, और सिल्ट की वैल्यू यहां होती है 0 और यहां पर होती है 100। फिर देखो यहां पर है सैंड, सैंड की वैल्यू यहां होती है 0 और यहां होती है 100। ठीक है। अब मान लो हमें एक सैंपल दिया हुआ है जिसमें क्ले, सैंड और सिल्ट, ये तीनों दिया हुआ है। क्ले मान लो है हमारे पास 35%, सैंड जो सैंपल दिया हुआ है उसमें पार्टिकल्स हैं, तो क्ले पार्टिकल्स हैं 35%, सैंड है 25% और सिल्ट है 40%। ठीक है। सब मिलाकर 100 हो रहा है, सही है। चलो अब हम देखते हैं कि ये टेक्सचरल क्लासेस के हिसाब से कौन सा क्ले होगा, ये सैंपल जो हमें दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो कैसे डिटरमिन करेंगे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो क्ले है 35%, तो 35% कहाँ होगा, ये 50, यहाँ 50 होगा, तो यहाँ के आसपास होगा 35%। तो क्ले का जो लाइन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। फिर सैंड है 25%, सैंड में 25 कहाँ होगा, देखो ये सैंड वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन, इसमें 50 यहाँ होगा, यहाँ के अराउंड होगा 25%। ठीक है। तो सैंड वाली जो लाइन होती है वो ऐसे जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है सिल्ट 40%, तो देखो 40 कहाँ होगा, यहाँ पे 50 होगा, तो यहाँ के अराउंड होगा 40। ठीक है। तो ये सिल्ट वाली जो लाइन होती है क्ले के पैरेलल चलती है, तो इसके पैरेलल चलेंगे तो देखो ये पॉइंट हो गया हमारा इस सैंपल का। अब ये पॉइंट इस ट्रायंगल में कहाँ लाई करता है, उस पर डिपेंड करेगा इसका टेक्सचरल क्लास कौन सा है। तो ये मेरे ख्याल से क्ले लोम में लाई करेगा। ठीक है। जब इस पे बनाओगे, आप इस चार्ट पे बनाओगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आ रहा है। तो क्ले लोम में लाई कर रहा है तो क्ले होगा, अगर क्ले वाला रीजन में लाई कर रहा है तो फिर क्ले सॉइल होगा। तो इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं टेक्सचरल क्लासेस कौन से हैं। तो बहुत सारे टेक्सचरल क्लासेस होते हैं, जैसे सैंडी सॉइल होता है, लोमी सैंड सॉइल होता है, सैंडी लोम सॉइल होता है, लोम सॉइल होता है, क्ले सॉइल होता है, सिल्टी क्ले सॉइल होता है, बहुत सारे हैं। इनके बारे में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है। बट ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिटरमिन करते हैं टेक्सचरल क्लास होता क्या है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। रफली एक आइडिया देख लो कि अगर 80% से ज्यादा सिल्ट है तो फिर वो सिल्टी सॉइल होगा, 40% से ज्यादा क्ले है तो वो क्लेई सॉइल होता है, और 85% से ज्यादा अगर सैंड है तो फिर वो सैंडी सॉइल होता है। तो इस तरह से हम डिपेंड करते हैं डिटरमिन करते हैं टेक्सचरल क्लासेस। ठीक है। तो यही है सॉइल टेक्सचर के बारे में, सब चीज यही है। क्वेश्चंस इसमें से यही आएंगे। पार्टिकल साइज इसके बारे में पूछेगा, स्टोन का साइज क्या होता है, या फिर सिल्ट का साइज क्या होता है, क्ले का साइज क्या होता है, या फिर टेक्सचरल क्लासेस के बारे में हो सकता है पूछ दे कि सैंडी सॉइल में सैंड की परसेंटेज कितनी होती है, क्ले में कितना होता है, और फिर सिल्ट में कितना होता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलो अब बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की। तो देखो सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। क्या बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखो ये एक बर्तन है,
इसमें मिट्टी भरा हुआ है और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज किए हुए हैं, इसको कहते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर। ये समझ में आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। मान लो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मिलकर इस तरह का शेप फॉर्म कर रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से पार्टिकल्स इसमें हैं और ये सारे मिलकर एक लेयर बना दिया। इसी तरह से फिर दूसरा लेयर बनाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा लेयर बनाते हैं, फिर चौथा लेयर बनाते हैं। इस तरह से अगर लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्लेटी शेप। ठीक है, और ये रिसेंटली डिपॉजिटेड क्ले सॉइल में होता है। तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो, पहले समझ लो। यहाँ देखो किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है इनका। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये तो एक हुआ प्लेटी। अब दूसरा है प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होगा, तो देखो प्रिज्म दो तरह के होते हैं, एक तो कॉलुमनर होता है और एक होता है प्रिज्मेटिक। मान लो ये सारे पार्टिकल्स ये मिलकर इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं। ऐसा ही एक और है, तो इनको कहते हैं हम प्रिज्मेटिक। ठीक है, और अगर इस तरह से बनाते हैं, ये जो टॉप है ये लेवल टॉप था तो इसको प्रिज्मेटिक कह रहे थे। अब अगर इसका जो टॉप है ये ऐसा है, ठीक है, तो फिर इसको कहेंगे कॉलुमनर। यहां लिख रखा है मैंने कॉलुमनर। ठीक है, तो यहां देखो किस तरह से अरेंज हो रहा है, इसको कहते हैं हम सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला था प्लेटी, दूसरा था प्रिज्म। अब तीसरा है ब्लॉक लाइक। तो ब्लॉक लाइक में सिंपली क्या होता है, ब्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 6 फेस। ये सारे पार्टिकल्स मिलकर क्यूब या फिर क्यूबॉइड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हो रहा है तो फिर हम इसको कहते हैं ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। और ये ह्यूमिड रीजन्स में होता है, अपर पार्ट ऑफ बी हॉरिजॉन में होता है। और भी बहुत सारी बातें अगर डिटेल से पढ़ोगे तो बहुत बहुत चीजें जानने को मिलेगी इन सब चीजों के बारे में सॉइल स्ट्रक्चर के अंडर। ठीक है, अब देखो चौथा आता है स्फेरॉइडल। स्फेरॉइडल में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। ये सारे पार्टिकल्स मिलके सिंपली स्फेरॉइड इस तरह से एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इनकी साइज जो होती है वो 2 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है। ए हॉरिजॉन में मिलते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, जब ये एकदम डेंस है, इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो इनको कहेंगे हम ग्रेन्यूल्स। लेकिन जब ये ऐसा बना रहे हैं, इसमें एयर होता है, पोरस होते हैं ये, ठीक है, तब इनको कहते हैं हम क्रम्ब। ठीक है, तो जब पोरस होगा तो इसको कहेंगे क्रम्ब, और ग्रेनुलर होता है जब इसमें कोई पोर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए शेप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, प्लेटी, प्रिज्म, ब्लॉक लाइक, स्फेरॉइडल। ठीक है, देखो अब इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि एक दूसरे से बाइंड कर सकें पार्टिकल्स को, है ना। जब तक पानी नहीं होगा मिट्टी क्या होगा, मिट्टी तो टूटता रहेगा, पानी होता है तभी एक दूसरे से वो ज्वाइन रहते हैं और फिर वो इस तरह के शेप्स का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी इसके अलावा सीमेंटिंग एजेंट में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सिस्क्यू ऑक्साइड्स, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं, ये सारे भी सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ो, सब में दिया हुआ है डिटेल से। और एक चीज जो इसमें इंडिविजुअल एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम बेड्स या फिर सेकेंडरी यूनिट। तो ये चीजें हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा नहीं, आप डिटेल से पढ़ लेना। ठीक है, तो जो रफ ऊपर से जानना था आपको वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, पोर स्पेस, सॉलिड स्पेस की। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए एक बार में हम डिस्कस करेंगे तीनों को। देखो ये एक बर्तन है, इसमें मिट्टी भरा हुआ है। ठीक है, अब मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन पार्टिकल का भी कुछ वेट होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, और ये पूरे सॉइल मास का भी कुछ वेट होगा और कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसी पर डिपेंड करता है पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। देखो कैसे, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और अगर ये सिर्फ पार्टिकल का हम मास और पार्टिकल की वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा पार्टिकल डेंसिटी। और पूरे सॉइल मास का अगर मास और पूरे सॉइल मास का वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं तो वो हो जाता है बल्क डेंसिटी। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये पूरा सॉइल मास है। पूरे सॉइल मास का मान लेते हैं वजन है
5 kg, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है पूरा, ठीक है, वॉल्यूम ये मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम। तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, 5 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने पूरे सॉइल मास का लिया था, तो इसको कहेंगे हम बल्क डेंसिटी, ठीक है। अब देखो एक पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं, ये जो पार्टिकल है इसका भी कुछ मास होगा, फॉर एग्जांपल 0.0001, और इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, तो एग्जांपल ले लेते हैं 0.0001, ये केजी और ये मीटर क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से 1 आएगा, तो 1 केजी पर मीटर क्यूब। यहां हमने सिर्फ पार्टिकल का लिया था, तो ये हो जाएगा पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया बल्क डेंसिटी क्या है और पार्टिकल डेंसिटी क्या है। पार्टिकल डेंसिटी में सिर्फ पार्टिकल के मास को और पार्टिकल के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, और बल्क डेंसिटी में पूरे सॉइल मास के वॉल्यूम को और पूरे सॉइल मास के वेट को हम कंसीडर करते हैं। अब देखो एक चीज, यहां पर हमने जब पार्टिकल डेंसिटी कैलकुलेट किया था, तो इन स्पेस को, ये जो स्पेस है, ये सारे स्पेस हैं, इसके वॉल्यूम को हमने कंसीडर नहीं किया। बट जब सॉइल मास पूरा हमने लिया बल्क डेंसिटी में, तो पूरे वॉल्यूम को कंसीडर किया है, ठीक है। तो मान लो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये पूरा मास है, इसमें इतना पोर्शन तो कम से कम होगा सॉलिड स्पेस, ठीक है। तो सॉलिड जो होगा इसका कुछ वेट होगा, इसको हम WS बोलते हैं, और कुछ वॉल्यूम होगा, इसको VS बोलते हैं। और ये है पोर, ठीक है। ये जो पोर हमने, ये सारे जो खाली जगह थे, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो कुछ ना कुछ खाली जगह होता है, तो ये पोर है। तो पोर इसका तो कोई वजन नहीं होगा क्योंकि इसमें एयर है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम होगा, बट वॉल्यूम को हम मान लेते हैं VP, ठीक है। तो देखो पार्टिकल डेंसिटी PD, ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल डेंसिटी क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, क्योंकि हम स्पेस को कंसीडर नहीं करते हैं। और जब बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर, यहां पर हम खाली स्पेस को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन पर्पस के लिए अक्सर पार्टिकल डेंसिटी जो होता है उसको 2.65 लेते हैं फॉर मिनरल सॉइल्स, एवरेज अरेबल मिनरल सॉइल्स, और ऑर्गेनिक मैटर के लिए पार्टिकल डेंसिटी लेते हैं 1.1 टू 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑर्गेनिक मैटर के लिए। ये डेटा एग्जाम में पूछ सकता है, ये अक्सर पूछता है 2.65 की वैल्यू, ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे। बल्क डेंसिटी की वैल्यू फॉर कैलकुलेशन पर्पस अक्सर 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखो इस दोनों को आप अगर कंसिडर करो ना, तो इसका ये 2 टाइम्स है, ठीक है। 1.33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, 2.66। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये दोनों वैल्यू एग्जाम में पूछते हैं, और इससे बहुत चीज क्लियर होती है। पार्टिकल डेंसिटी 2.65 है और 1.33 है बल्क डेंसिटी, तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि पार्टिकल डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगा बल्क डेंसिटी से। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। अब देखो क्या चीज है, पोर स्पेस और सॉलिड स्पेस। तो ये फिगर मैं फिर से बनाता हूं, देखो इसमें क्या है, ये है सॉलिड और ये है पोर। इसका कुछ वजन होगा WS, इसका कोई वजन नहीं होगा। इसका वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS, और इसका वॉल्यूम होगा, खाली जगह है तो वॉल्यूम तो होगा ही, एयर भी है तो भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो इसको हम मान लेते हैं VP, ठीक है। अब सॉलिड स्पेस क्या है, सॉलिड स्पेस ये है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड स्पेस हो गया। अब पूछ दे अगर परसेंटेज सॉलिड स्पेस, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, VS अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, VS प्लस VP, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसको परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज सॉलिड स्पेस, ठीक है। और अगर बोल दे पोर स्पेस, तो पोर स्पेस भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, VP अपॉन टोटल VS प्लस VP इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज पोर स्पेस।
ठीक है, ये दोनों हो गया। अब देखो बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी क्या है? बल्क डेंसिटी हो जाएगी WS अपॉन VS प्लस VP, और पार्टिकल डेंसिटी हो जाएगी क्या? WS अपॉन VS। इसमें हम वॉल्यूम ऑफ पोर को कंसीडर करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब यहां से WS और यहां से WS, इन दोनों को अगर इक्वल करके हम अरेंज करते हैं इक्वेशन में, तो आता है परसेंटेज सॉलिड स्पेस इज इक्वल टू BD अपॉन PD इंटू 100। इस पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इस फॉर्मूला पे। ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे। परसेंटेज सॉलिड स्पेस का फॉर्मूला क्या हो गया? बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। अगर आप भूल जाओ ना एग्जाम में तो ऐसे याद रख सकते हो। देखो ऊपर हमेशा छोटा होना चाहिए, है ना। बल्क डेंसिटी कम होता है, बल्क डेंसिटी मैंने बताया 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऊपर हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी ये रियलिस्टिक वैल्यू आएगा, 1 से 100 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 1.33 ऊपर होगा तब होगा बल्क डेंसिटी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और पोर स्पेस बोल दे अगर परसेंटेज पोर स्पेस, तो अगर 65% सॉलिड है तो पोर कितना होगा? तो 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से परसेंटेज पोर स्पेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? परसेंटेज पोर स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज सॉलिड स्पेस। ठीक है, अब देखो अलग अलग सॉइल टाइप्स के अलग अलग परसेंटेज पोर स्पेस होंगे, तो इनको आप याद कर सकते हो। क्ले का 50 से 60% होता है, सैंडी सॉइल है तो 20 से 30% होगा। अब देखो सैंडी सॉइल में ज्यादा होगा या क्ले में ज्यादा होगा पोर स्पेस, ये एग्जाम में पूछता है अक्सर। तो क्ले में ज्यादा होता है, ठीक है, और सैंड में कम होता है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब आप एक बैग में भर के अगर गेहूं ले जा रहे हो आटा बनाने के लिए, ठीक है, तो अगर आप आटा बनवाने के बाद कोशिश करोगे उस आटे को उसी बैग में दोबारा से भरने की, तो उसमें नहीं आएगा, आटा ज्यादा हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें पोर स्पेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से क्ले क्या है? क्ले फाइन मटेरियल, और सैंड क्या है? कोर्स मटेरियल है ना। तो इसको अगर हम पीस करके छोटा करते हैं तब ये क्ले बन जाएगा, है ना। तो क्ले ऑफ कोर्स ये बैग से बाहर हो जाएगा, क्यों? नहीं अट पाएगा बैग में, तो इसके पोर स्पेस ज्यादा होते हैं 50 से 60%। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और लोम इन दोनों के बीच में होता है 30 से 50%। अब दो चीजें आती है, माइक्रोपोर और मैक्रोपोर। तो 0.06 मिलीमीटर डायमीटर से अगर कम है पोर का डायमीटर, तो ये हो गया माइक्रोपोर। और अगर 0.06 मिलीमीटर से ज्यादा है पोर का डायमीटर, तो इसको फिर हम कहते हैं मैक्रोपोर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब ये छोटे छोटे सॉइल प्रॉपर्टीज हैं। देखो सॉइल कंसिस्टेंसी, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एक मिट्टी का गोला है, ठीक है, ये दूसरा मिट्टी का गोला है, ये ड्राई है और ये वेट है, ये भीगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम अगर हाथ से दबाते हैं, ये आसानी से नहीं दबेगा, इसको दबाएंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, दब जाएगा ये। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है? ये जो ड्राई वाला है इसकी सॉइल कंसिस्टेंसी ज्यादा है, ये रेजिस्ट कर रहा है ज्यादा डिफॉर्मेशन को। और ये जो भीगा हुआ है वेट है, इसकी सॉइल कंसिस्टेंसी कम है, ये जल्दी डिफॉर्म हो जा रहा है, जल्दी रप्चर हो जा रहा है। तो यही चीज होती है रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल मटेरियल टू डिफॉर्मेशन और रप्चर, इसको कहते हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये जल्दी डिफॉर्म नहीं हो रहा है तो इसकी सॉइल कंसिस्टेंसी ज्यादा है, और इस ये जल्दी डिफॉर्म हो जा रहा है, जल्दी रप्चर कर जा रहा है, तो इसकी सॉइल कंसिस्टेंसी कम है। अब सॉइल कलर, तो सॉइल कलर में जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सॉइल के, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है कि मिनरल मैटर है, इस पर डिपेंड करता है कि सॉइल का कलर क्या होगा। अब देखो अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो इसमें ब्लैक कलर होता है, अब आयरन है ज्यादा तो फिर ये रेड कलर कर सकता है, या फिर ब्राउन कलर कर सकता है, या फिर येलो कलर कर सकता है आयरन के वजह से। ठीक है, सिलिका जितना ज्यादा होगा उतना व्हाइट होगा, उतना ग्रे होता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सॉइल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इस पर डिपेंड करेगा कि सॉइल कलर क्या है। सॉइल एयर, सॉइल में जो भी एयर है, ठीक है, देखो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, इसके ऊपर हम सब रह रहे हैं। अब देखो यहाँ एटमॉस्फेयर और यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, सॉइल और छोड़ो, एटमॉस्फेयर है, इसमें सबको परसेंटेज पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, सॉइल में थोड़ा सा चेंज होता है। देखो एटमॉस्फेयर में 20.96 सबको पता है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 79.2%। ठीक है, अब जब सॉइल की बात करें तो थोड़ा सा चेंज है,
सॉइल एयर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.60 ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.25 टू 1%, और नाइट्रोजन सेम होता है जितना एटमॉस्फेयर में 79.2%, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब सॉइल टेम्परेचर की बात करें तो सॉइल का जो टेम्परेचर है वही सॉइल टेम्परेचर है, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, ठीक है। अब रूट डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर क्या है, 10 से 27 डिग्री, ये एग्जाम में पूछता है, बाकी ये नहीं पूछेगा सॉइल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। क्रॉप डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 15 से 45 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सॉइल का कलर जैसे जैसे डार्क होगा वैसे उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतना वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा। ब्लैक कॉटन सॉइल्स 86% सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो ऑफकोर्स इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। एलुवियल सॉइल्स होते हैं वो 40% सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो उस हिसाब से इसका टेम्परेचर होगा। बाकी जो ग्रास कवर्ड सॉइल्स होते हैं 60% सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज काम करते हैं, अफेक्ट करते हैं सॉइल को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल वाटर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सॉइल वाटर सिंपली जो सॉइल में वाटर होता है, ठीक है, उसको सॉइल वाटर कहते हैं। अब हम एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं, पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से क्लासिफाई करते हैं इसको, दो तरह से। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर होता है और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तीन तरह से फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, हाइड्रोस्कोपिक, कैपिलरी और ग्रेविटेशनल वाटर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी तीन तरह के होते हैं, सुपरफ्लुअस, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल। और तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इनको हम देख लेते हैं, इससे समझने में थोड़ा सा आसान होगा। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, देखो ये एक बर्तन है, इसमें भीगी हुई मिट्टी रखी हुई है, ठीक है, और ये इसके पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया, मिट्टी को निकाल दिया, यहां ऐसे निकाल दिया, तो क्या होगा, इसमें जो भी पानी है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये पानी जो भी था मिट्टी में वो नीचे बर्तन में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो मिट्टी है इसमें जो मैक्रोपोर्स हैं, मतलब इसमें पोर्स थे, तो जो बड़े बड़े पोर्स थे वो, उनमें जो पानी था वो नीचे आ गया, लेकिन जो माइक्रोपोर्स थे उनमें जो पानी भरा हुआ था वो वैसे के वैसे रहेगा, उसमें भरा हुआ रहेगा, ठीक है। बताया था मैंने आपको, मैक्रोपोर्स होते हैं जिनका डायमीटर 0.06 से ज्यादा होता है, उसको मैक्रोपोर्स कहते हैं। वैसे पोर्स जिनका डायमीटर 0.06 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, और अगर इससे कम हुआ, 0.06 मिलीमीटर से कम होता है डायमीटर पोर्स के, तो उनको फिर कहते हैं माइक्रोपोर्स। तो जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनमें जो पानी भरा हुआ है वो वैसे ही के वैसे रहते हैं, और जो मैक्रोपोर्स में पानी है वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद, इसको हमने बर्तन से निकाला था उसके थोड़ी देर के बाद, तो जो मॉइस्चर इसमें बच गया, ठीक है, सिर्फ माइक्रोपोर्स में, तब जो इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसको कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट होता है ये, ध्यान रखना। जब माइक्रोपोर्स भरे रहते हैं और मैक्रोपोर्स खाली हो जाते हैं तब कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, उस समय के मॉइस्चर कंटेंट को। उसके बाद फिर आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो इसको समझते हैं कैसे, समझ लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये सॉइल है, सरफेस है जिस पर हम रह रहे हैं, और इस पे पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ को जब तक पानी मिल रहा है ये बड़ा हो रहा है, मान लो हमने इसको पानी देना बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि अगर हमने इसको और पानी नहीं दिया तो ये सूख जाएगा और इसके पत्ते झड़ के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, और ये पेड़ मर जाएगा, डाई हो जाएगा। तो उस समय के मॉइस्चर कंटेंट को, कि जब हमने इसको अगर पानी नहीं दिया तो ये सूख जाएगा, मर जाएगा, उस समय जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये भी मॉइस्चर कंटेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इसको समझने का, जो एक्सपेरिमेंटली इसको डिफाइन किया गया है। देखो आपने वॉशिंग मशीन में ड्रायर देखा होगा, उसमें क्या होता है, कपड़े को बहुत तेजी से घुमाते हैं तो वो सूख जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक सॉइल सैंपल है ना, इसको हमने इतनी तेजी से घुमाया, ठीक है, और इतनी तेजी से घुमाया कि इस पर जो फोर्स था वो 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 9.8 इंटू जो भी इसका मास होगा, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके 1000 टाइम्स फोर्स देकर हमने इसको घुमाया, उसके बाद आधे घंटे के बाद जो इसमें मॉइस्चर कंटेंट बच जाएगा उसको कहेंगे हम हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, ये भी मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। तो बहुत ही कम बचेगा,
जो बहुत टाइटली बाउंड होंगे मॉइस्चर वही बचेंगे इस पे, हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। अब देखो कितने फोर्स से अटैच होते हैं, तो ये देखते हैं हम। हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, इस पर जो बहुत टाइटली बाउंड होंगे मॉइस्चर वही बचेंगे। तो फोर्स कितना होता है, कितने फोर्स से जो बाइंड होते हैं मॉइस्चर वो बच जाते हैं, 31 एटीएम से 10,000 एटीएम। इतने फोर्स से बाउंड होते हैं जो मॉइस्चर्स वो बच जाते हैं हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे। तो जो फोर्स होता है, मॉइस्चर टेंशन होता है हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे, वो होता है 31 एटीएम कम से कम। मतलब कम से कम 31 एटीएम से बाइंड होंगे मॉइस्चर। उसके बाद आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इस पर कितना फोर्स होगा, इस पर जो फोर्स होता है वो 15 एटीएम होता है। ठीक है, इस पर भी बहुत ज्यादा नहीं बट टाइटली बाउंड है। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी पे कितने मॉइस्चर टेंशन से बाउंड होते हैं मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी पे होते हैं 0.1 टू 0.3 एटीएम। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, फील्ड कैपेसिटी पे कम फोर्स से बाउंड होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। अब इसी के बेसिस पे ये तीनों फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किए गए हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो मैं एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, इस लाइन पे सबसे पहले फील्ड कैपेसिटी, उसके बाद है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और उसके बाद है हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी पे फोर्स कितना है बताया मैंने आपको, 0.1 टू 0.3 एटीएम। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कितना है, 15 एटीएम। और हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे कितना है, कम से कम 31 एटीएम। 31 एटीएम से 10,000 होता है और फील्ड कैपेसिटी पे 0.3 से 0.1 एटीएम होता है। अब देखो ये जो पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर है, इसमें पहला आता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, वैसा वाटर, वैसे मॉइस्चर्स जो हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से ज्यादा फोर्स से बाउंड है। ठीक है, मतलब इधर होगा। ठीक है, इधर होगा हाइड्रोस्कोपिक वाटर। इसका जो फोर्स होता है वो होता है 31 से 10,000 एटीएम। ठीक है, फिर आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर फील्ड कैपेसिटी से हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में होता है। मतलब जो फोर्स होता है वैसे मॉइस्चर्स जिनको जिनको बाइंड करने का जो फोर्स होता है वो 0.3 से 31 एटीएम के बीच में होता है, ये होते हैं कैपिलरी वाटर। ठीक है, लास्ट वन होता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर वो होता है जो फील्ड कैपेसिटी से भी कम फोर्स से अटैच होता है, मतलब बिल्कुल फ्री होता है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो देखो मैंने वो एग्जांपल लिया था ना, एक बर्तन है, इसमें मिट्टी भरे हैं, इसको हमने निकाल दिया मिट्टी को, उसके बाद जो पानी था इसमें वो नीचे आ गया। ठीक है, तो देखो नीचे जो आया ये ग्रेविटेशनल वाटर था। ठीक है, इसमें जो रिटेन कर रहा है, जो मॉइस्चर रिटेन कर रहा है वो है कैपिलरी वाटर और हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर बहुत ज्यादा फोर्स से अटैच है, वो भी किसी काम का नहीं है। जो काम का है वो कैपिलरी वाटर है। कैपिलरी वाटर का भी पूरा पोर्शन काम का नहीं होता है, हम देखेंगे आगे कैसे। अब देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला होता है सुपरफ्लूइड, जिसको ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल वाटर मैंने आपको बता दिया, फील्ड कैपेसिटी से कम होता है, मतलब 0.3 से कम फोर्स से अटैच होता है, उनको कहते हैं सुपरफ्लुअस वाटर या फिर ग्रेविटेशनल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या होता है, अवेलेबल वाटर ये पोर्शन होता है, मतलब फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में होता है, इसको अवेलेबल वाटर बोलते हैं। ठीक है, अनअवेलेबल वाटर कौन सा होता है, अनअवेलेबल वाटर होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो कैपिलरी वाटर भी सारे काम का नहीं है, जो ये पोर्शन है ये काम का है, अवेलेबल वाटर है, और ये अपर कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, ये अपर कैपिलरी वाटर है जो कि अनअवेलेबल होता है, ये भी काम का नहीं होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कितने फोर्स से अटैच होता है। अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है पीएफ के बारे में। देखो जैसे एसिडिटी को नापने के लिए पीएच होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, 7 होता है वाटर का पीएच, और उससे अगर ज्यादा है तो बेस है, और उससे अगर कम है तो एसिड है। ठीक है, तो ये हम एसिडिटी को नापते हैं। उसी तरह से फोर्स को नापने के लिए भी होता है पीएफ, पीएफ। ठीक है, पावर ऑफ फोर्स। अब देखो
फील्ड कैपेसिटी पे पीएफ की वैल्यू कितनी होती है? फील्ड कैपेसिटी पे वैल्यू होती है 2.54। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कितनी होती है? 4.2। और हाइड्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पे कितनी होती है? 6.0। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि अवेलेबल वाटर की पीएफ वैल्यू कितने से कितने होती है, रेंज क्या होता है, तो आप बता सकते हो। अवेलेबल वाटर मैंने आपको यहां दिखाया है, अवेलेबल वाटर ये फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक होता है, तो इसकी पीएफ रेंज कितनी होगी? 2.54 से 4.2। अगर अनअवेलेबल वाटर का पूछे तो आप बता सकते हो 4.2 से 6.0। ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन होता है, कैपिलरी वाटर का अगर पीएफ वैल्यू पूछे तो पीएफ वैल्यू आपको इसका बताना है 2.54 से 4.2, क्योंकि जो ये है अनअवेलेबल वाटर है, अनअवेलेबल वाटर मतलब अपर कैपिलरी वाटर, ये किसी काम का नहीं होता है। जो यूजफुल होता है कैपिलरी वाटर वो यही होता है 2.54 से 4.2 के बीच में। तो अगर कैपिलरी वाटर का आपसे पूछे पीएफ वैल्यू, पीएफ रेंज, तो आपको बताना होता है 2.54 से 4.2। ठीक है, ये हो गया, पीएफ वैल्यू आप बता दोगे इससे। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये था सॉइल साइंस का पार्ट 3 वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि चीजें इस तरह से बताऊं ताकि आपको समझ में आए और सब कुछ याद रहे। तो इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि क्या आपके डाउट्स हैं और मैं अपने पढ़ाने के तरीके में क्या इंप्रूवमेंट करूं, किस तरह से पढ़ाऊं ताकि आपको चीजें समझ में आए और चीजें याद रहे। कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, इट विल मोटिवेट मी टू अपलोड मोर वीडियोस। और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें वीडियो का। तो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।